हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूं एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एमए सोशियोलॉजी का शो सीरीज है और बुक का नाम है अपराध एवं दंडशास्त्र। ये शो सीरीज है एमए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है। हाँ, एमए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का, और बुक का नाम है अपराध एवं दंडशास्त्र। ये अपराध एवं दंडशास्त्र का पार्ट 4 है। और जितने भी पार्ट पहले के हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। और अगर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, उस यूनिवर्सिटी, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी स्टेट से पढ़ते हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी भी है, सभी के लिए समान उपयोगी भी है, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं बदलता। चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे कोई देश हो, चाहे विदेश हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि एजुकेशन अड्डा का ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली आगे बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे और क्या लिखना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो का पार्ट 4 है। तो है क्वेश्चन है, मर्डर का अपराध का सामाजिक संरचना का सिद्धांत की विवेचना करिए। मर्डर का सामाजिक संरचना का सिद्धांत। मर्डर ने कहा है कि सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्य मिलते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ संस्थागत आदर्श एवं उपाय होते हैं। उदाहरण के लिए हमारी भारतीय संस्कृति को ले लीजिए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 लक्ष्य बताए गए हैं, और इसको पूरा करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। सामाजिक संरचना में उसके सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत आदर्शों व उपायों में संतुलन पाया जाता है। संतुलन बिगड़ने की इस स्थिति में मर्डर ने बताया है कि तब जब संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है, एनोमी होता है। उसे क्या कहता है, एनोमी कहलाता है। ठीक है। एनोमी की अवधारणा को उसने अपराध के विवरण के लिए एक प्रयोग किया है। दुर्खिम कहते हैं कि दुर्खिम ने केवल असीमित लक्ष्यों को लेकर तनाव, हाँ, नैराश्य एवं एनामी समझाते हैं। मर्डर ने उसके लिए असीमित लक्ष्यों के अतिरिक्त प्राप्ति योग्य वैध साधनों को भी आधार बताया है, या बनाया है। ठीक है। आपको यहाँ तक लिख लेना है या पढ़ लेना है। आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके अपने आप ज़रूर इसको पढ़ें, इससे क्या है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। मैं अगर सब पढ़ने लगूंगी तो बहुत टाइम, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है, व्यक्तियों द्वारा लक्ष्यों साधनों के बीच विनियोजन की स्थिति में अपने समायोजन के लिए मर्डर ने 2 उपाय बताए हैं। पहले तो इन्होंने बताया है, व्यक्ति या तो सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार, और दूसरा बताया इन्होंने, व्यक्ति या तो संस्थागत साधनों को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट लिखना है। फिर यहाँ पे इन्होंने विचलन व्यवहार को निम्नलिखित रूप में इन्होंने समझाया है। तो आप इसको हेडिंग लिख सकते हैं, नव पद्धति स्थापक, कर्मकांडी, ये जो मर्डर का अपयानकर्ता, ये सभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। विद्रोही, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। इन्होंने व्यक्ति के इस नियम अनुयायी और विचलित व्यवहार को मर्डर ने एक चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश किया है। तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मर्डर ने कुछ हेडिंग में आप इन्होंने लिखा है, इसको भी आप लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है। यहाँ से और ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के समाजशास्त्री संप्रदाय क्या है। अपराध की कारणता के सांस्कृतिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। टैफ्ट कहते हैं अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक है क्रिमिनोलॉजी में अपराध की व्याख्या किया है इन्होंने, और बताया है कि यह सीधे सामाजिक विघटन से संबंधित है। अपराध क्या है, समाज को बिगाड़ती है या विघटित करती है। ऐसे गतिशील जटिल भौतिकवादी संस्कृति का विकास ही गया है जिसमें
वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। मार्क्स और एजिल्स ने इन दोनों ने बताया, इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है इन दोनों ने। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन ने मार्क्स ने बताया कि संपूर्ण इतिहास अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने कहा कि जितने भी होते हैं ऊंच नीच या भेदभाव समाज में, हाँ, ये सभी क्या है, आर्थिक निर्धारणवाद के ही द्वारा हुआ है। इन्होंने इतिहास में युगों के आधार पर आर्थिक कितना की पहले शाश्वत युग आया, फिर कैसे कैसे कौन कौन से युग आए, इन्होंने उसी के आधार पर बताया। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इन्होंने बताया कि पहले 5 भागों में इन्होंने बताया है। आदिम साम्यवादी युग आया, फिर दासत्व युग आया, फिर सामंतवादी युग आया, फिर पूंजी युग आया, फिर उसके बाद सामंतवादी युग आएगा। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दिया है, ये पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ से बोजर सेकेंड आते हैं, बोजर सेकेंड क्या आते हैं, बोजर आते हैं। ये डच अपराध शास्त्री था। ये कैसे थे, डच अपराध शास्त्री। इन्होंने आर्थिक दशाओं के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष भी निकाले हैं, ABC ऐसे करके इन्होंने बताया है। यहाँ पे ABC करके आपको लिख देना है, अंदर का लिखे चाहे ना लिखे, ऊपर का लिख दें। आप लोग देखकर वीडियो अपना आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EH सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत विभेदक सहचर के सिद्धांत की विवेचना करिए। अपराध के कारण के से संबंधित विभेदक सहचर्य के सिद्धांत व्याख्या करिए। सदरलैंड के विभिन्नता युक्त सहचर्य सिद्धांत की विश्लेषण और सहचर सिद्धांत क्या है, इसी के बारे में इन्होंने पूछा है। तो सदरलैंड का विभेदक सहचर्य का सिद्धांत, सदरलैंड का विचार था कि अपराध को समझने के लिए बहुत सी परिस्थितियां व्यक्तित्व से संबंधित कारक दिए जाते हैं। कभी कभी यद्यपि इसमें से वे कारण मिलते हैं जिसको अपराध से संबंधित किया जाता है, फिर भी व्यक्ति अपराध नहीं करता, तथा इसी प्रकार कभी कभी जब व्यक्ति को अपराध करते हुए पाया जाता है तो इन कारणों में से कोई भी उपस्थित नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक आपको लिखना है। कि इन्होंने उदाहरण के तौर पे इन्होंने समझाया भी है। आप लोग यहाँ देख लीजिए कि बुद्धिहीनता या भावनात्मक व्याकुलता तथा निर्धनता आदि अपराध के कारण बताए हैं। हाँ, इन्होंने ये सब बताया समझाया है। फिर यहाँ पे आपको ये लाइन आपको जो मोटे तौर पे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है बस। दूसरी व्याख्या इन्होंने दिया है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने इसको, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है पे इन्होंने जो इसकी अवधारणा बताया है, ये अवधारणा 1939 में सदरलैंड ने ये अवधारणा दिया था 1939 में। विभिन्न संपर्क का सिद्धांत, इसी को विभेदक सहचर्य भी कहा जाता है। ठीक है सदरलैंड का, तो आप इसको जरूर पढ़ें, पॉइंट डाल के आप एग्जाम में ऐसे। क्वेश्चन है, अपराध की कायरता के संस्कृति संघर्ष के सिद्धांत के संदर्भ में थास्टेन सैनिन के विचार पर प्रकाश डालिए। ये आपका हेडिंग हो गया। थास्टेन सैनिन ने अपराध के संस्कृति संघर्ष के सिद्धांत को विकसित किया है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि व्यवहार आदर्श की परिभाषा करते हुए बताया कि सैनिन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों का सदस्य होता है, उसमें क्या अनुचित है क्या उचित है, ये उनके व्यवहार करने के तरीकों द्वारा ही पता होता है। तो आपको ये सब पढ़ लेना है। इन्होंने इसके 2 स्वरूप भी बताए हैं। पहला बताया है प्राथमिक संस्कृति संघर्ष, दूसरा द्वितीय संस्कृति संघर्ष। इसमें इन्होंने समीक्षा भी किया है। इन्होंने समीक्षा में बताया कि सैनिन ने अपराधी व्यवहार के लिए केवल संस्कृति संघर्ष को ही उत्तरदायी कारक भी बताया है। और जो इन आलोचना हुई है, उन्होंने बताया है कि
अपराध के अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, आप पाँचों को पढ़ें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध के नामकरण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। अपराध के नामकरण के सिद्धांत। हाँ, तो अपराध की कायरता के नामकरण सिद्धांत जो है कि हाँ लेबलिंग की विस्तृत व्याख्या की है। अपराध का नामकरण या लेबलिंग सिद्धांत। नामकरण या लेबलिंग सिद्धांत अपराध के अन्य सभी सिद्धांतों से भिन्न है। ठीक है, अन्य सभी सिद्धांतों में अपराध की कार्यात्मक व्याख्या की गई है, जबकि नामकरण सिद्धांत में अपराध की कारणिक व्याख्या न करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि समाज कुछ व्यक्तियों पर आपराधिक लेबल या नामपत्र क्यों लगाता है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों का अपराधी नाम क्यों रखा जाता है। इस प्रकार अपराध के इस सिद्धांत का वर्णनात्मक संदर्भ अपराध के अन्य परंपरात्मक कारण संबंधों से भिन्न है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के प्रारंभ काल में हार्वर्ड बेकर ने सन 1963 में अपराध के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको भी स्किप मत करें। हेडिंग तो बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, इसमें पॉइंट डाल के आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, आप लोग उसको देखें, पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें। यहाँ पे आप लोग वीडियो समीक्षा, यहाँ पे समीक्षा दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाते रहूं। यहाँ पे कुछ इन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है, पॉइंट डाल के आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। अपराध का संरोधन सिद्धांत। अपराध की कायरता की व्याख्या करने के संदर्भ में वाल्टर सी रेकलेस ने हाल ही में एक ऐसे नीतन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कंटेनमेंट सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंटेनमेंट सिद्धांत कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे संशोधन का सिद्धांत ये कहा जाता है। आप लोग इसको देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक समाज में अपराध के लिए व्यक्ति नहीं समाज उत्तरदायी है? अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि वे बनाए जाते हैं। इस कथन की विवेचना। अपराध का उत्तरदायित्व। हेडिंग है अपराध क्यों होते हैं, अपराध के प्रमुख कारण कौन होते हैं, इसी के बारे में बताया गया है इसमें। अपराध समाज में होते हैं। समाज एक रंगमंच है और इस रंगमंच में कुछ कर्ता व्यक्ति होता है। व्यक्ति की क्रियाओं का ही अपराध से संबंध हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति, यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक, व्यक्ति और समाज दो तत्व ही अपराध के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद हेडिंग लिखना है व्यक्ति उत्तरदायी। यहाँ पे शास्त्रीय संप्रदाय, फिर इटालियन संप्रदाय, लोब्रोसो ने बताया है। यहाँ पे है गरोफेलो के जो सिद्धांत है, फिर फेरी के सिद्धांत, गोडार्ड के सिद्धांत। समाज उत्तरदायी किस प्रकार से है, यहाँ पे बताया है इन्होंने। पर्यावरणवादी संप्रदाय के प्रमुख जितने क्वेटलेट और ग्वेरी ने बताया है अपराध सामाजिक दशाओं आवश्यकता प्रकाशन है। यहाँ तक ये लाइन आपको लिखना है। सदरलैंड ने स्पष्ट किया है कि अपराध चरित्र की सामाजिक और वंशानुगत जैविकीय निधि है। टार्डे ने बताया है यहाँ पे। टेक्लेस ने, जितने भी राइटर्स हैं, जितने अपराध शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कार्ल मार्क्स और एजिल्स ने भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतवसन अपराध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। समकालीन भारतीय समाज में इनकी वृद्धि के कारण की व्याख्या करिए।
नेक्स्ट है श्वेतवसन अपराध को परिभाषित कीजिए, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना। श्वेतवसन अपराध केवल आधुनिक समाज की ही विशेषता है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। श्वेतवसन अपराध वर्तमान संस्कृति की उपज है, व्याख्या करिए। भारत में श्वेतवसन अपराध के कारण क्या सफ़ेदपोश अपराध है, विस्तृत विवेचन कीजिए। तो श्वेत वस्त्रधारी या श्वेतपोश या श्वेतवसन अपराध का अर्थ या परिभाषा। हेडिंग है श्वेत वस्त्रधारी अपराध की अवधारणा आया था 1939 में। कब आया था? 1939 में। और ये जो है अवधारणा दिया था सदरलैंड ने। ये अमेरिका समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्षीय भाषण में प्रतिपादित हुआ था। कानून के उल्लंघन के लिए प्रयोग किया था। यहाँ पे आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हैं। श्वेतपोश अपराध या श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विशेषताएं इन्होंने बताई है। ये जो होते हैं श्वेतपोश अपराध अपने लक्ष्यों में अपराध के समान ही हैं। ये जो हैं समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आते हैं। हाँ, स्वार्थवाद, गोपनीयता, जन जागरूकता का अभाव, उच्च प्रतिष्ठा इनके पास होती है, कानून की अनभिज्ञता होती है, दंड का अभाव होता है, अज्ञानता होता है, अन्य कारण भी इनके हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। श्वेतवसन अपराध के दुष्परिणाम: नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, अनुशासनहीनता और नियमहीनता में वृद्धि। नेक्स्ट है तनाव की उत्पत्ति होती है, कानून में कम आस्था होती है, अर्थव्यवस्था चौपट होना। सातवां है न्याय प्राप्ति में बाधा, समाज का विघटन। श्वेतवसन अपराध दूर करने के क्या उपाय हैं? सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना होनी चाहिए, संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था में सुधार भी होना चाहिए। कानूनों में सुधार होना चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेतवसन अपराधी के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना। भारत में श्वेतवसन अपराध का स्वरूप: भारत में उद्योगपति वर्ग जो होते हैं वो लोग भी अनेक व्यक्ति अपराध करने पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, उद्योगपति के अतिरिक्त बड़े बड़े व्यापारी वर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। सफ़ेदपोश यानी अपराधियों के अतिरिक्त ठेकेदार वर्ग भी काफ़ी अपराध करते हैं, ये लोग भी आते हैं सफ़ेदपोश अपराधियों में। सरकारी विभाग के जितने भी कर्मचारी हो जाते हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर, नर्स और प्राइवेट शिक्षक जितने भी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, कमेटी के सदस्य होते हैं, ये सभी सफ़ेदपोश ये सभी अपराध करते हैं। भारत में घूसखोरी, भ्रष्टाचार तो आज ऊपर से नीचे तक सरकारी अधिकारियों में इतना अधिक फैल गया है कि इनकी चिंता मात्र से भय का अनुभव होता है। ये पॉइंट के थ्रू आप लोगों को लिखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।